नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। तो भैया बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीत गए और दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों की जीत से ज़्यादा चर्चा बीजेपी की हार की हो रही है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी का जनाधार कमज़ोर पड़ रहा है और क्या अब वो कोर वोट बैंक भी खिसकने लगा है, जिसे बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। क्योंकि ये सिर्फ 2 सीटों की हार नहीं है, इन नतीजों ने बीजेपी के अंदर एक बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है। इसलिए आज हम पूरी कहानी खोलकर समझेंगे कि आखिर इस हार के पीछे असली वजह क्या है। स्थानीय नाराजगी या कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है? चलिए शुरू से समझ लेते हैं। बिहार का बांकीपुर और मध्य प्रदेश का दतिया दोनों विधानसभा उपचुनाव का कल रिजल्ट आया है और बीजेपी ये चुनाव हार गई है। और बांकीपुर कोई मामूली सीट नहीं थी, ये 3 दशक से बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। इस हार ने साफ बता दिया कि बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक अब पहले जैसा एक तरफा बिल्कुल नहीं रहा। और यही वजह है कि पार्टी के भीतर और एनडीए के सहयोगियों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि जनता अब हर फैसले को अपने पैमाने पर तौल रही है। पार्टी के कई सीनियर नेताओं का मानना है कि इन नतीजों ने एक बड़ा राजनीतिक मैसेज दिया है। जिन इलाकों को बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वही वोटर्स ने चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, खुद एनडीए के सहयोगी दलों ने भी चिंता जताई है। जेडीयू की एक सीनियर नेता ने कहा कि बिहार में बड़ी जीत के सिर्फ 8 महीने बाद ऐसा नतीजा आना पूरे गठबंधन के लिए एक चेतावनी जैसा है। और खुद बीजेपी के एक सीनियर नेता कह रहे हैं कि बांकीपुर और दतिया ने साफ बता दिया है कि जो वोटर हमेशा बीजेपी को ही वोट देते आया है, अब वो हर बार अंधाधुंध बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है। मतलब पार्टी का पुराना और भरोसेमंद वोटर अब सोच समझकर फैसला ले रहा है। और वो सिर्फ राजनीतिक संदेश नहीं सुन रहा है, बल्कि उम्मीदवार कौन है, स्थानीय हालात क्या हैं, ये सब भी देख रहा है। और यही वजह है कि पार्टी के भीतर इसे हाईकमान स्तर की नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। और अब पहले दतिया की कहानी समझ लो। यहाँ हार की बड़ी वजह माना जा रहा है उम्मीदवार का चयन, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ से लगातार 3 बार विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा की जगह दूसरे ब्राह्मण चेहरे आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया। क्योंकि नरोत्तम 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन नरोत्तम को ये उम्मीद थी कि इस बार टिकट उन्हीं को मिलेगा। और आखिरी वक्त पर पार्टी ने फैसला बदल दिया। और भले बाद में नरोत्तम शांत हो गए हों, लेकिन उनकी अंदरूनी टीस का असर सीधे आशुतोष तिवारी की हार में देखा जा रहा है। और अब बांकीपुर की कहानी सुन लो, जो अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ये सीट 1995 से लगातार बीजेपी के पास रही है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, फिर उनके बेटे नितिन नवीन, जो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ लगातार 5 बार जीत को दर्ज किया है। यानी ये सीट 3 दशक से बीजेपी की विरासत जैसी बनी हुई थी। लेकिन इस बार जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने यहाँ जीत हासिल करके 3 दशक पुरानी परंपरा को तोड़ दिया है। और यहाँ एक बयान ने आग में घी का काम किया है। चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया कि बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि बीजेपी के टिकट पर कुत्ता या बिल्ली भी चुनाव लड़ा दो तो वो भी जीत सकता है। हालांकि बाद में रविशंकर ने सफाई दी और ये कहा कि उनके सीधे शब्दों में नहीं कहा गया, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि पार्टी का सिंबल इतना मजबूत है कि बूथ का कार्यकर्ता भी चुनाव को जीत सकता है। लेकिन जब बीजेपी करीब 19,000 वोटों से ये चुनाव हार गई, तो सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के एक सांसद ने भी इस बयान पर सवाल उठा दिया कि ऐसे बयान जनता के बीच अहंकार भरा मैसेज को छोड़ते हैं। और अब समझिए इस हार के पीछे कौन कौन से गहरे कारण छिपे हैं। तो सबसे पहला कारण है, बड़ी वजह यही माना जा रहा है कि सवर्ण वोटरों की नाराजगी। एक सीनियर कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ सवर्ण समाज में गुस्सा है। यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन को लेकर भारी नाराजगी है। और दूसरा, आरा में भारत भूषण तिवारी की एनकाउंटर वाली घटना से लोगों में उबाल है। और तीसरा, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला भी बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक को रास नहीं आया है। और दूसरी तरफ आरजेडी के लिए ये नतीजे किसी झटके से कम नहीं है। उनके उम्मीदवार को सिर्फ 14,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले हैं। इधर विपक्ष के भीतर भी इस जीत को लेकर अपनी राय बटी हुई है। कांग्रेस का एक तबका मानता है कि अब आरजेडी के साथ गठबंधन पर पुनर्विचार का सही वक्त आ गया है, क्योंकि उन्हें डर है कि जनस्वराज धीरे धीरे आरजेडी के वोट बैंक, खासकर मुस्लिम वोटरों में सेंध लगा सकता है। जबकि कुछ नेताओं का मानना है कि इस जीत के पीछे युवाओं का गुस्सा, एंटी इनकम्बेंसी और सवर्ण वोटरों की नाराजगी जैसे
कई बड़े फैक्टर एक साथ काम कर रहे थे। हालांकि किसी एक उपचुनाव के नतीजे को बहुत बड़ा बदलाव मान लेना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उपचुनाव और आम चुनाव का मिजाज बिल्कुल अलग होता है। तो अब आखिरी सवाल यह है कि इन हार के बाद बीजेपी आगे क्या करने वाली है। और आज पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने संगठन, उम्मीदवार चयन और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल को मजबूत करना। अगर पार्टी इन संकेतों को वक्त रहते समझ ले तो रणनीति बदली जा सकती है, लेकिन अगर इसे सिर्फ मामूली हार मानकर नजरअंदाज किया जाए तो विपक्ष को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। तो भैया, राजनीति में कोई भी किला हमेशा के लिए अजय नहीं होता है, चाहे वो कितने भी दशकों से खड़ा क्यों ना हो। और जब कोई पार्टी ये मान लेती है कि उसका वोट बैंक बिना शर्त उसके साथ खड़ा है, तभी वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। क्योंकि जनता कोई स्थायी संपत्ति नहीं होती, वो हर बार नए सिरे से भरोसा को तौलती है। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ कोई पार्टी, कोई नेता हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होता है। जनता चुप जरूर रहती है, लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो वो अपने वोट के जरिए अपनी बात साफ साफ कह देती है। इसलिए सत्ता में बैठे किसी भी दल के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि अहंकार से दूर रहना, जमीन से जुड़े रहना, यही राजनीति में टिके रहने का असली फार्मूला है। बाकी देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शोर शराबा बिल्कुल नहीं, सिर्फ शुद्ध एनालिसिस होता है, वो भी फैक्ट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।